all, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic production function, return to a factor. In the previous class we also learned about the conceptual topic as a production function, total production, marginal production and average production, and there is a difference between the short run and long run. And we also know that the return to a factor is related to the short run, in which one factor is a variable and other are constant. Today we are going to discuss about the law of return to a factor. Yeah, it is also called the law of variable proportion. Variable proportion. Proportion, or it is also called the law of diminishing marginal product. First of all, when we apply any law definition, then every law depends on the some assumptions. It means we assume the some factor are constant. So we can define the law of variable proportion. Law of variable proportion, it is related to the short run, in which one factor is a variable and other are constant. So the producer, in the initially when the producer uses variable factor combined with the fixed factor, then initially the marginal production starts increasing. But a stage must ultimately come when marginal production starts decline. It means starting में जब वेरिएबल फैक्टर को एज ए फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करके जब प्रोडक्शन शुरू किया जाता है, तो शुरू में प्रोडक्शन बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे जैसे वो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करता जाता है लेकिन फिक्स फैक्टर एज इट इज रहेगा, तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. इसके बाद we assume the some factor are constant. Assumptions क्या आ जाएंगे इसमें? The proportionate ratio of fixed and variable factor are changeable. जैसा आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में पढ़ा. सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ एवरी वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस. और थर्ड, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. इट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ एवरी वेरिएबल फैक्टर आर कांस्टेंट. और होमोजीनियस का मतलब क्या है? जैसे जितने भी लेबर लगाए जाएंगे वो इक्वल एफिशिएंट होंगे, यानी उनकी स्किल्ड या एफिशिएंसी में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता. हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. इसी प्रकार से जैसे लेबर एज ए लेबर का यूज़ करके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, तो उस टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा. तो ये अजम्पशंस कांस्टेंट रहेंगे, तभी ये नियम अप्लाई हो सकता है. देन इट कैन ऑल्सो डिफाइन विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड डायग्राम. अब हम इसको टेबल और डायग्रामेटिकल शो कर सकते हैं. जैसे इसमें हम वैसे तो 4 फैक्टर होते हैं, लेकिन चारों फैक्टर हम एज ए टेबल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. जैसे लैंड, लेबर, तो हम इसमें केवल 2 फैक्टर लेते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन. लैंड है, मान लीजिए 1 एकर्स लैंड है प्रोड्यूसर के पास, तो ये क्या रहेगा, सभी यूनिट के लिए कांस्टेंट रहेगा. वो लेबर को इंक्रीज करके
यानी लेबर की मात्राओं को बढ़ाकर वो केवल अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। जैसे तो लेबर, लैंड को हमने कांस्टेंट कांस्टेंट फैक्टर माना है और लेबर को वेरिएबल फैक्टर माना है। अब हम मार्जिनल प्रोडक्शन जो निकालेंगे, आप ये देखो, जैसे सपोज करें 1 हेक्टेयर लैंड है या 1 एकड़ लैंड है, तो हम उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि 3 लेबर सफिशिएंट रहेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यानी प्रोडक्शन की, यानी बढ़ने की लेबर की जो कैपेसिटी है वो पर यूनिट जो लेबर है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये देखो, जैसे हम उससे पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा पर एडिशनल यूनिट जो लेबर्स है, लेबर के थ्रू जो प्रोडक्शन किया जाता है वो, जैसे मान लो 3, 4, 5। इसके बाद क्या है, यानी हम ये आइडल फैक्टर रेशो मान लेते हैं कि 3 लेबर सफिशिएंट है। उसके बाद जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे तो पर यूनिट जो लेबर है वो प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। या थोड़ा सा डिफरेंस कम कर सकते हो, जैसे ये हमारे पास ये मार्जिनल प्रोडक्शन आ गया। इट मीन्स यहाँ तक प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, पर यूनिट जो प्रोडक्शन है, एडिशनल यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 0 18, 18 - 2 16। अब इसकी हेल्प से हम इसको डायग्रामेटिकल शो करें। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां पर प्रोडक्शन लिख सकते हैं या टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। यहां पर लेबर, या हम यहां पर लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर हमने किसको माना है, लेबर को माना है। तो यहां पर लेबर हमारे पास 7 है। जैसे ये हमारे पास, पहले हम मार्जिनल प्रोडक्शन ड्रा करेंगे या टोटल प्रोडक्शन कर सकते हो। फर्स्ट लेबर पर 3, 4 पर 2 पर 4, 3 पर 5, 4 पर 4 पर 4, 5 पर 2, 6 पर 0 यानी -2 नीचे आ जाएगा, और 7 पर -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन का। इसके बाद टोटल प्रोडक्शन 1 पर 3, 2 पर 7, 3 पर 12, 4 पर 16, 5 पर 18 और 6 पर भी 18, 7 पर 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रोडक्शन का। टोटल प्रोडक्शन और 0 पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज होगी। ये हमारी ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारी सेकंड स्टेज होगी, ए टी। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ तक होगी और सेकंड स्टेज एमपी जब 0 होता है। इस फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायमेंसिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। और तीसरी स्टेज क्या कहलाएगी, एज ए नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर।
तो ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। तो हम इसका रिलेशंस देखेंगे। फर्स्ट स्टेज में आप देखो टीपी इंक्रीजेस, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, लेकिन इसके बाद टीपी इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से। तो फर्स्ट स्टेज में, इन द फर्स्ट स्टेज व्हेन टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट देन एमपी आल्सो इंक्रीजेस, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, राइट, टिल द पॉइंट ए। इसके बाद व्हेन टीपी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट देन एमपी आल्सो डिक्रीजेस, तो एमपी डिक्रीज हो रहा है। और इस सेकंड स्टेज में ही कि व्हेन टीपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, टीपी जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है देन एमपी इज 0, क्योंकि जहाँ पर भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके इट मीन्स उसकी वैल्यू वहाँ पर 0 होती है। एंड इन द थर्ड स्टेज व्हेन टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो एमपी क्या है यहाँ पर, एमपी इज नेगेटिव, तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो दीज आर द 3 स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। फर्स्ट स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, जिसमें टीपी इंक्रीज होता है और एमपी भी इंक्रीज होता है। सेकेंड स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, in which TP increase with decreasing rate and MP also decreases, and when TP at its maximum point then MP is 0, and the third stage is negative return to a factor in which TP decreases then MP is also negative. So हम इसको डायग्रामेटिकल एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसकी स्टेजेस के द्वारा TP और MP का रिलेशंस शो कर सकते हैं। So that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.